नमस्कार, पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं बाईपास रोड पे, जहां रामकृष्णा चेस्ट हॉस्पिटल है, जिसमें डॉक्टर सुधीर कुमार डॉक्टर हैं, छाती रोग विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं कई रोगों के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मौसम जब जब बदलता है हमारा शरीर जवाब देने लगता है, लड़ने की क्षमता जो हमारी कम जाती है। हर बार सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम सब हो जाता है जब जब मौसम चेंज होता है। इसका क्या कारण है सर? और इसमें सबसे ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन है क्या सर? जी, आपने दो सवाल पूछे हैं, मैं दोनों का एक एक करके उत्तर देता हूँ। एक तो जब मौसम बदलता है तो क्या होता है कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके पॉलेंस जो होते हैं, जो फूल होते हैं, उसमें से पॉलेंस निकलते हैं, जिसको हम लोग पराग हिंदी में बोलते हैं, और वो पूरे हवा से दूर दूर तक फैलते हैं। होता क्या है कि उससे कुछ लोगों को एलर्जी डेवलप हो जाती है समय के साथ, तो कालांतर में उनको जो है सर्दी जुकाम बहुत तेज़ी से पकड़ता है, और कई लोग उसको जो है चेस्ट इन्फेक्शन मान लेते हैं। वो एक्चुअली में एक एलर्जिक प्रोसेस है, और एलर्जी से सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है, और किसी किसी को सांस की तकलीफ़ हो जाती है। कई बार उनको जो है आँख में खुजली, नाक में खुजली, ये सब भी होता है, नाक से पानी आता है और गला में दर्द हो जाता है, और साथ में उनको बुखार भी हो सकता है। ये सिर्फ एलर्जी में भी हो सकता है। पर अब आते हैं दूसरा इन्फेक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं। जब मौसम बदलता है तो मौसम बदलने में क्या होता है कि वायरसेस की फैलने की क्षमता बढ़ती है, और उनका जो है वायरसेस जो हैं, कुछ वायरसेस किसी खास मौसम में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, और वो हवा के साथ फैलते हैं। आप जब देखेंगे कि इस समय में जो हवा बहती है, खासकर होली के समय में, वो काफ़ी तेज़ी से बहती है, तो वो वायरसेस को भी जो है पोलन की तरह से ही वायरस को भी बहुत तेज़ी से फैलाते हैं। तो वो जो वायरसेस हैं वो जब हमारे शरीर में घुसते हैं सांस के रास्तों से, तो वो भी जो है सेम लक्षण पैदा करते हैं। वो भी सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में दर्द, शरीर में दर्द और बुखार पैदा करते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ बुखार ही नहीं होता है, कुछ लोग को जो है बुखार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग को जो है वायरस के लक्षण पहचानने चाहिए। अगर पीला बलगम नहीं निकल रहा है नाक से या मुंह से, तो ज़्यादा चांस है कि वो वायरस हैं, वो बैक्टीरिया नहीं है। और जनरली एक मामूली सा 1-2 टेस्ट करा के बलगम का और खून का टेस्ट करा के और ज़रूरत पड़ने पर अगर ज़्यादा खांसी होती है कि एक्सरे करा के हम क्लियर हो जाते हैं कि मरीज को जो है वायरल बैक्टीरिया नहीं है, निमोनिया नहीं है, और बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस नहीं है, सिंपल वायरस है, और इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही किया जाता है, और अधिकतर मरीज इसमें ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये वायरस जो है जब जब मौसम चेंज होता है तो वो जैसे जैसे मौसम की हवा बढ़ती है, तेज़ होती है, तो वो भी बढ़ता है, और मनुष्य को सर्दी, खांसी, जुकाम सब होने लगता है। इसके लिए कुछ टेस्ट है जो सर ने बताया कि अगर टेस्ट करा के जांच करा लेते हैं तो आप रोग से वंचित रह सकते हैं। सर, ये जो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, किन लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा होता है? जी, आपने एक सवाल ये भी पूछा था चेस्ट इन्फेक्शन क्या है, तो पहले वो बता दूं। आम भाषा में जो लोग समझते हैं चेस्ट इन्फेक्शन, और जो डॉक्टरी भाषा में चेस्ट इन्फेक्शन है, दोनों अलग चीज़ है। डॉक्टरी भाषा में चेस्ट इन्फेक्शन जो है यूजुअली निमोनिया को बोला जाता है, जो लंग्स में सूजन और इन्फेक्शन पैदा करता है। और आम लोग चूँकि निमोनिया का लक्षण और भी कई तरह के बीमारी, चाहे एलर्जी हो या वायरल हो, उसमें भी लक्षण सेम होते हैं। तो आम लोग की जो सोच होती है वो होता है कि अगर मुझे सर्दी, जुकाम, खांसी, गला दर्द, बुखार हो गया तो मेरे को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। तो वो बेसिकली फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस, मतलब या नाक के सूजन में ही तक सीमित होता है। तो इसलिए हम लोग जो है चेस्ट इन्फेक्शन को अलग ढंग से डिफाइन करते हैं कि क्या ये वायरल है, क्या ये एलर्जिक है, क्या ये गले और नाक में सीमित है, क्या ये ब्रोंकस में है, या क्या ये फेफड़ों में बिल्कुल निमोनिया पैदा कर दिया। तो उस तरह से हम लोग उसका इलाज करते हैं। अब दूसरा आपने पूछा कि किस तरह के लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर निमोनिया पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो ऐसे मरीज जिनको की कोई गंभीर बीमारी है या जिनको कोई क्रोनिक बीमारी है,
ठीक है, जैसे हार्ट फेलियर है, वाल्व का प्रॉब्लम है, हार्ट में जिसको हम लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक हो चुका है, लीवर फेल कर गया है, या लीवर कमज़ोर है, या किडनी जो है वो ख़राब है, डायलिसिस पे हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो इस तरह के मरीज़, या लंग्स में जो है उनको COPD है, अस्थमा है, या ब्रेन की कोई बीमारी है, या कोई कैंसर की बीमारी है, ठीक है ना, तो ऐसे मरीजों को इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। दूसरा एक और कारण है, कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो कि शरीर के लड़ने की क्षमता कम कर देती हैं, और चूंकि वो दवाइयाँ शौक से नहीं, वो मजबूरी में चलाई जाती है। बीमारी ऐसी है कि वो दवाई चलेगी, जैसे कैंसर की दवाई हुई, स्टेरॉइड के टैबलेट्स हुए, इंजेक्शन्स हुए, और भी बहुत तरह के बीमारियाँ होती है, जैसे गठिया रोग, और भी तरह की बीमारियाँ होती है जिसमें कि वो दवाई चलने से शरीर की इम्यूनिटी डाउन होती है। इम्यूनिटी को कम करना ही उसका काम होता है ताकि बीमारी कंट्रोल में रहे। तो जो इसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बोलते हैं, तो इन सब ड्रग के वजह से भी चेस्ट में अलग अलग तरह के वायरल, बैक्टीरिया, फंगस, कई तरह के इन्फेक्शन होने के चांस बढ़े रहते हैं। तो सर इसके कई प्रकार हैं जी, कौन कौन प्रकार हैं सर कुछ इन्फेक्शंस के? जी। तो देखिए, एक तो आम भाषा में जो है वो आप आइए मान लीजिए कि सबसे कॉमन जो है वो एलर्जिक ही प्रकार है। वो है जिसको कि लोग एलर्जिक होने पर भी वो एंटीबायोटिक खुद से खा लेते हैं, और अधिकतर मरीज जो है हमारे पास आते हैं वो यही बोलते हैं कि सर जब भी हमें होता था हम एंटीबायोटिक खा लेते थे, ठीक हो जाते थे, इस बार नहीं ठीक हो रहे हैं। उसका कारण ये होता था कि इस बार एलर्जी के प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो जो पहले खुद ठीक हो जाता था और लोग ये समझते थे कि एंटीबायोटिक खाने से हम बार बार ठीक हो रहे हैं, तो वो उसके कारण से होता था। इस बार ज़्यादा बढ़ गया है तो वो एंटीबायोटिक कितना भी खा रहे हैं नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर वो एंटी एलर्जिक का इलाज चलता है तो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब सबसे कॉमन जो है वो एलर्जिक है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो है मौसमी वायरल इन्फेक्शन, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, इस तरह के जो कॉमन वायरसेस होते हैं वो हल्का फुल्का प्रॉब्लम करते हैं और वो तकलीफ कुछ दिन के लिए देते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो ये एक दूसरा तरह का हुआ। तीसरा जो इन्फेक्शन है वो लंग्स में होता है, जैसे जिसको हम लोग या तो वायरल निमोनिया हो जाए, वायरस इतना ज़्यादा प्रकोप करते, जैसे आजकल स्वाइन फ्लू आ गया है, अभी जो है आपका कोरोना का वायरस है, और उसका H3N2 फ्लू वायरस है, वो सारे वायरसेस जो है कुछ 10 से 20% मरीजों में निमोनिया बहुत सीरियस कर देते हैं। तो वो एक निमोनिया का प्रकार हुआ। तीसरा है बैक्टीरियल निमोनिया, यानी कि निमोनिया जिसको बैक्टीरिया से, जहाँ असली में एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, जिसके लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन या टैबलेट हम लोग खाते हैं, तो वो निमोनिया होता है। तो उसमें भी अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं बीमारी को और अलग अलग खतरे पैदा करते हैं, ठीक है। तो इतना ही जानना जरूरी है कि एलर्जिक, वायरल, फंगल और बैक्टीरियल, यही 4 तरह के निमोनिया होते हैं, और इसको जो है उचित टेस्ट करके जो है पहचाना जाता है और इलाज किया जाता है। तो 4 तरह के निमोनिया के प्रकार होते हैं जो सर ने बताया है। सर आम भाषा में निमोनिया का पहचान, जैसे बच्चों को ज़्यादातर निमोनिया हो जाती है, तो उसकी पहचान शुरुआती कैसे करें? जैसे मैं इसमें भी बताना चाहूँगा, कई बार हमारे पास लोग आते हैं अपने बच्चों को लेके और वो ये बोलते हैं कि इनको बचपन में बार बार निमोनिया होता था, और वो जो बार बार निमोनिया होता था असली में वो निमोनिया नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो दमे का अटैक होता था जिसमें पंजरी मारता था, ठीक है। तो वो बच्चे को सांस की तकलीफ होती थी, खांसी होती थी, पंजरी मारता था, और बार बार मौसम बदलने से और ये बार बार होता था, तो उसको वो कहते थे बार बार निमोनिया हो रहा है। और ऐसा इसलिए है कि बच्चे में बड़े लोगों की अपेक्षा फेफड़े बड़े छोटे होते हैं, तो उनको हल्का भी निमोनिया असली में जब होता है तो भी पंजरा मारने लगता है, लेकिन उसमें बुखार साथ में होता है ना। तो वो लेकिन जब एक बार ठीक होता है तो यूजुअली वो बार बार नहीं होता है, ठीक है। तो चूंकि निमोनिया का बचपन में छोटे बच्चों में पंजरा मारना एक लक्षण है, तो चूंकि वो दमे में भी मारता है पंजरा, सांस की तकलीफ होती है, तो लोग कहते हैं इसको बार बार निमोनिया हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आपका प्रश्न ये था कि लक्षण कैसे पहचान। असली निमोनिया का लक्षण ये है कि उसको खांसी होगी और उसको बुखार होगा, और अगर वो उसको बलगम होगी, या तो सूखी भी हो सकती है या पीली बलगम जो है बाहर निकलेगा, खांसी करके वो बलगम निकालेगा।
कुछ मरीजों में जिसमें निमोनिया ज़्यादा होता है उसी में सांस की तकलीफ होती है। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है, बड़ों में थोड़ा देर से होता है, यानी कि बड़ों में सांस की तकलीफ होना निमोनिया में कम होता है। ठीक है, तो दो ही मेन लक्षण है, खांसी और बुखार और कफ बलगम, पीला बलगम, ये 3 मेन लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण के साथ आपको सांस फूलने लगा तो आप समझिए आपका निमोनिया बिगड़ गया है, आपका ऑक्सीजन डाउन हो सकता है, आपके जान पे खतरा हो सकता है और आप जो है आईसीयू में भर्ती होने के कगार पे पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि आम भाषा में तो लोग कहते हैं जब भी पंजरी मारने लगता है बच्चों को तो सोचते हैं कि निमोनिया हो गया। निमोनिया के कई प्रकार हैं, इसमें कई प्रकार सर ने बताया, लेकिन पहचान के लिए बलगम निकलना होता है, पीला बलगम होगा, बुखार होगा, खांसी होगा और किसी को सांस की तकलीफ होती है। सर बहुत अच्छी बात बताई आपने निमोनिया के बारे में। अब इसका मतलब जांच क्या है और फिर इसकी इलाज क्या? जी देखिए, 3-4 तरह के ही मूलतः जांच होते हैं। एक होता है खून की जांच, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस को पता करने की कोशिश, वायरल है या बैक्टीरिया का है, एंटीबायोटिक देना है या नहीं देना है। उस दूसरा होता है बलगम की जांच। बलगम में हम लोग कीटाणु के जांच करते हैं कि किस टाइप का कीटाणु है, बैक्टीरिया है या कभी कभी वायरस का भी टेस्ट भेजते हैं या फंगस है, तो इस तरह का बलगम का जांच होता है और कल्चर जिसको कहते हैं। और तीसरा जो है वो है एक्सरे, जिसको हम लोग प्रारंभिक जांच जो होता है वो छाती का एक्सरे होता है। और अगर हमें उसमें कुछ डाउट होता है या कुछ और उसको एडवांस में स्टडी करना है, जो कि हर अधिकतर मरीजों में ज़रूरत नहीं होती, तो हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं। तो अगर हम लोग ये 3 जांच करें तो लगभग 75 से 80% निमोनिया इतने ही जांच में पता चल जाता है। जब इन सब चीज़ नहीं पता चलता तब हम लोग दूरबीन का जांच, ब्रोंकोस्कोपी जांच होता है, तब हम लोग एक पाइप अंदर दूरबीन का डाल के और तब वहाँ से सैम्पलिंग करके करते हैं। तो ऐसा जो है बहुत कम केसेस में होता है। तो यही मेन जाँच है। तो सर ने बताया कि निमोनिया का जांच कैसे होता है, क्या कौन कौन प्रकार हैं। एक्सरे के द्वारा होता है, बलगम का जांच होता है। ये सब जांच होने के बाद सर उनका तो इलाज हो रहा है। इलाज के दरमियान में खान पान में भी बहुत असर करता है। जी बिल्कुल। देखिए जब खांसी होती है, ज़ुकाम होता है, तो उस समय ठंडी चीज़ें जो हैं उसको और बढ़ाती हैं। ठंडी हवा हो गई, ठंडा पानी हो गया, आइसक्रीम हो गया। बच्चे लोग जनरली ये सब करते हैं, जिनको कंट्रोल नहीं रहता वो खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। कहा जाता है कि आप गर्म पदार्थ दीजिए, ठीक है। उस समय आप जो है सूप, जो है गर्म सूप दिए, गर्म दूध दिया, हल्दी डाल के दिया, ये सब गर्म पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ठीक है। और जो फैट जो फूड्स हैं, मार्केट के फूड्स हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। साथ में खान पान के अलावा आप जो है गरारा कर सकते हैं गर्म पानी में नमक डाल के। और कई लोगों को हम लोग बोलते हैं कि सिंपल भाप जो है, साधारण भाप को सूंघिए, तो वो सूंघने से भी जो है बहुत राहत मिलती है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ में करनी चाहिए, जिससे कि और जल्दी जो है मरीज़ ठीक हो जाता है। खान पान में परहेज करें, ठंडा चीज़ नहीं खाएं, बाहर का फूड नहीं खाएं, गलाला करें, गर्म पानी से गलाला करें, इससे आपको ज़्यादा राहत मिलेगा। सर खांसी हुआ और लोग जो है डायरेक्ट दुकान से लेके कफ सिरप ले लेते हैं, वो कितना हमारे लिए लाभदायक और नुकसान? जी बिल्कुल। देखिए अब बहुत सारे कफ सिरप्स में हैं जो कि जिसकी टीवी पे ऐड आती है, तो उसके कारण भी लोग उसको देख के सीधे वही खरीद के पीना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को लकीली जो है नुकसान नहीं होता और फ़ायदा भी हो जाता है, ठीक है। पर क्या होता है कि जो खांसी है वो विभिन्न प्रकार की होती है और अकॉर्डिंगली उसका विभिन्न प्रकार का कफ सिरप होता है। इसके अलावा पेशेंट का अंडरलाइंग, यानी कि उसको जो अगर वो उम्र दराज हैं, उनको कई तरह की बीमारियां हैं, खासकर हार्ट की बीमारी है ना, या किसी और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ऐसे लोगों को कुछ कफ सिरप नहीं पीने चाहिए। और आम तौर पे जो कफ सिरप अवेलेबल होते हैं उसमें वो तत्व होते हैं जो ऐसे मरीजों को नुकसान कर सकते हैं। तो प्लस अगर डॉक्टर उसको जांच करके कफ सिरप दे तो उसमें वो उसको ये पता रहता है कि मरीज को कंजेशन है, उसका कफ सिरप देना है, या मरीज को सिर्फ सूखी खांसी है और सूखी खांसी से सिर्फ राहत देना है। क्या मरीज के फेफड़े को खोलना है, सांस के रास्ते को खोलना है, या जो खांसी हो रही है उसको दबाना है। तो अलग अलग तरह के कफ सिरप होते हैं। तो दोनों चीज़ है, एक तो है कि हो सकता है उससे फ़ायदा ना हो, दूसरा है कि अधिकतर कफ सिरप में ऐसी दवाइयाँ होती है जिससे कि नींद ज़्यादा आती है, तो आपको पता नहीं कितना डोज लेना है।
तीसरा जो है उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो हार्ट के नाड़ियों को सिकुड़ सकते हैं, तो जिससे हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। जिनको पहले से हार्ट के अंदर बीमारी या नहीं पता है और उनको है तो उसमें वो होता है, तो खतरे भी हैं। तो अच्छा तो यही रहेगा कि जो है चेक करा के ही डॉक्टर से ही लें और अवॉइड करें कि कफ सिरप डायरेक्ट ले लें, वो अवॉइड करें। तो सर मान लिया कि खांसी हो गया है, डॉक्टर से नहीं मिल पाए, तो प्राथमिक उपचार भी खुद से करते हैं, वो क्या करें? जी, सबसे पहले तो सीधे एंटीबायोटिक ना लें, वो भी शरीर को नुकसान करता है। दूसरा है कि प्राथमिक उपचार में जो घरेलू उपाय है पहले उस पर ध्यान दें रादर देन की जो दवाई हम ले रहे हैं। मेरे ख्याल से भाप को सूंघना, गर्म पानी में नमक डाल के गरारा करना, ठंडे चीज़ों से परहेज करना, तरल गर्म पदार्थ पीना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे बार बार ऐसा होता है, तो हो सकता है कि आप एलर्जिक हों, तो आप एक बहुत हो तो एक ओवर द काउंटर आप दुकान से एंटी एलर्जिक टैबलेट खा के देख सकते हैं। पर उसके बाद अगर नहीं ठीक होता है तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए, खासकर जब आपको 2 लक्षण हो, आपको बलगम जो है वो बहुत पीला निकल रहा हो और बुखार हो एक, या आपको सांस की तकलीफ महसूस होने लगी हो, काम करने में दिक्कत होने लगी हो, और या फिर खांसी इतनी ज़्यादा हो रहा हो कि आपके छाती दर्द कर रही हो, आपका गला दर्द कर रहा हो, आपको चक्कर आ जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में फिर देर नहीं करनी चाहिए। तो सर का उपाय बहुत बढ़िया सर ने बताया है कि पहले तो प्राथमिक उपचार कैसे करें, इसके बारे में आप सुने और उन पर अमल करें। एक चीज़ और है सर, अभी 3 तरह का फ्लू जो है हमारे भारत में अटैक किए हुए है, पता नहीं चलता है कि किस तरह का ये है। पहला तो स्वाइन फ्लू हो गया, कोरोना का फ्लू हो गया, तीसरा H3N2। तो इसको कैसे आप लोग पहचानते हैं सर कि कौन सा फ्लू है या जनरल फ्लू है? जी देखिए, अभी हम लोग पहले तो ये बता दें कि ये तीनों वायरल बीमारी हैं और तीनों बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। इन्फ्लुएंजा फ्लू है, इन्फ्लुएंजा H3N2 जो है एक तरह का इन्फ्लुएंजा फ्लू है, और H1N1 स्वाइन फ्लू है जो कि जानवरों से आया है। H3N2 भी कई बार जानवरों से आता है। तो ये जो फ्लू हैं, इनका जो लक्षण होता है वो जनरली ज़्यादा गंभीर होता है, मतलब बहुत कम ऐसे मरीज मिलेंगे, जबकि आम जो वायरल होता है, जो मैंने पहले बताया आपको, जो मौसमी होते हैं और हर साल होते रहते हैं, और मेरे ख्याल से 3-4 मौसम में होते रहते हैं, तो वो बरसात में भी होंगे, आपको जाड़ा में भी होगा और इस समय भी होगा। तो ये सब जो होते हैं ये इनके जनरली हल्के फुल्के लक्षण होते हैं, बहुत कम लोग सीरियस होते हैं, 99.9% लोग रिकवर बहुत अच्छा करते हैं। इसमें क्या होता है स्वाइन फ्लू में या इसमें कि लक्षण भी बहुत तेज होता है, बुखार बहुत तेज होता है, झाड़ा लगता है, ठीक है, शरीर में बहुत दर्द हो जाता है और शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, आपको हिलने डुलने पे भी लगेगा कि कष्ट भारी हो गया, ठीक है, और सिर में दर्द हो जाता है बहुत तेज। तो ये सारे लक्षण के साथ, और कुछ पेशेंट में जैसा मैंने बताया कि साथ में इनके खांसी तो होती ही है बहुत ज़्यादा, साथ में काफ़ी मरीजों में सांस की तकलीफ हो जाती है, ठीक है। तो अगर 10-20% में भी सांस की तकलीफ हो जा रही है, तो ये जो स्पेक्ट्रम है जिसमें कि बहुत तेज़ बुखार जाड़ा दे के आना, शरीर में बहुत दर्द रहना, सिर में बहुत दर्द रहना, और शरीर में बिल्कुल जान नहीं रहना, खांसी बहुत ज़्यादा होना, तो अगर ये लक्षण है सर्दी जुकाम के साथ, यानी बहुत तेज़ सर्दी जुकाम और ये लक्षण है गला में दर्द होना बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा चांस है कि हम H1N1 या H3N2 से डील कर रहे हैं। कोरोना के भी सिमिलर लक्षण थे। तो अभी क्या है कि अभी जो टेस्ट हो रही है, जो RT-PCR टेस्ट जो कोरोना में बहुत ये है, वही टेस्ट जो है H3N2 और H1N1 में भी होता है। और अब तो उस तरह के टेस्ट आ गए हैं कि आप जब उस टेस्ट को करते हैं तो एक ही बार के रन में, मतलब एक बार के सैम्पलिंग में ही कई तरह के वायरसेस को वो पिक कर लेता है कि ये स्वाइन फ्लू है या ये H3N2 है या ये कोरोना है। तो उससे आपका डायग्नोसिस बन जाती है। बस उसके लिए आपको लेकिन वही या तो स्वाब देना होगा, या अगर बलगम निकल रहा है तो बलगम देना होगा, तो उसमें पकड़ा जाता है। तो कितने दिन के दरमियान में टेस्ट करवा लेना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर आपके लक्षण बहुत उग्र हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो आम से भिन्न है, ठीक है,
क्योंकि लगभग हर किसी को जो है वायरल इन्फेक्शन हुआ रहता है लाइफ में, और अगर उसका एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये कुछ अलग है, ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ खतरनाक है, खुद से महसूस करना पड़ेगा। ऐसे तो मैंने बता ही दिया लक्षण, जिनको कभी नहीं हुआ वो भी इस पे, लेकिन जिनको हुआ वो समझ जाते हैं कि ये कुछ अलग है, ये कुछ ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, इसने हमारी बॉडी को बिल्कुल ख़राब कर दिया है, हमारी तबीयत बहुत बिगाड़ दी है और बहुत खतरनाक सा लग रहा है। मेरे ख्याल से उतना बहुत है कि आप जाके इस टेस्ट को डॉक्टर से मिले और कहें कि हमें ये टेस्ट करवा दीजिए, या वो जो भी जांच समझें उसमें ज़रूर वो और भी जांच कराएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही टेस्ट कराएंगे RT-PCR, वो जो है आपको एक्सरे भी करेंगे, आपका ब्लड टेस्ट भी करेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ों को देखेंगे। तो देरी होने पे इसमें जो है जान का खतरा भी बन जाता है। देखिए, जब कोई भी निमोनिया जिसमें कि ऑक्सीजन डाउन हो जाए, ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल हम लोगों ने कोरोना में भी देखा है कि जिनको ऑक्सीजन डाउन हुआ है वो लोग ज़्यादा डेथ हुआ है, जिनको ऑक्सीजन डाउन नहीं हुआ वो लगभग सभी लोग बच गए लगभग। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई भी निमोनिया जिसमें चाहे वायरल हो बैक्टीरियल हो, अगर ऑक्सीजन डाउन हो गया है तो खतरा बहुत ज़्यादा है। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, कैसे पहचाने, खुद से पहचाने कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन सी बीमारियां ज़्यादा मतलब हाई लेवल की हो रही है या स्लो है, जिस तरह का इन्होंने बताया है। सर समय बहुत कम है, अब जो जाने के लिए समय हो रहा है, तो जाते जाते सर कुछ हमारे दर्शकों को और कुछ सुझाव। देखिए, मेरे ख्याल से अभी के सिचुएशन में सबसे अच्छा ये है कि आप जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, जो कोरोना में भी लागू होता है, स्वाइन फ्लू में भी लागू होता है और H3N2 में भी लागू होता है, और इनफैक्ट एलर्जी पे भी लागू होता है। अगर आप डस्ट से, धूल से, पराग से, बहुत ज़्यादा जो हवाएं चलती है उससे, और या उन मरीजों से या उन लोगों से जो सर्दी जुकाम से ग्रसित हैं, खांस रहे हैं, बहुत ज़्यादा छींक रहे हैं, उनसे परहेज करते हैं मास्क लगा के, ठीक है, और एक दूरी मेंटेन करते हैं बीमार लोगों से, तो आप जो है बहुत हद तक जो है इस चपेट में आने से बच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आज के डेट में यही मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है दूरी मेंटेन कीजिए, लोगों के बीच में मास्किंग कीजिए, और ख़ासकर जो भी मरीज को सर्दी जुकाम छींक खांसी की बीमारी है उनसे जो है दूर रहिए और उनको भी मास्क पहनने बोलिए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। सर, आप हमसे बात करने के लिए, हमें परामर्श देने के लिए, हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को, हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।